ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते जिसने अनएक्सपेक्टेडली अननोन पर्सन से शादी कर ली थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर वो अपने चाइल्ड को एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर आगे बढ़ा सके। यानी कि अक्सर यहाँ पर इस कंट्री में चाइल्ड को स्कूल में एडमिशन तब मिलना चाहता है जब यहाँ पर उसके पास दोनों पेरेंट्स की मौजूदगी हो, यानी कि यहाँ पर मॉम की भी एंड साथ साथ डैड की भी। अभी कुछ समय पहले की बात है जहाँ पर एक्चुअल में तो जो जेनी है वो अपने फियांसे जी के साथ में मिलकर ये मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाली थी, लेकिन जब यहाँ पर वो उसे कॉल एंड टेक्स्ट करी थी इतने में यहाँ पर उसे एक लड़की का टेक्स्ट आ जाता है, जिस लड़की ने यहाँ पर उसे कहा कि प्लीज मुझे और जी को डिस्टर्ब करना बंद करो, फिलहाल हमारा यहाँ पर हनीमून चल रहा है एंड रही बात मैरिज सर्टिफिकेट की तो वो कभी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। जिसके बाद बेचारी यहाँ पर बहुत समय तक मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़ी थी, ये सोचते हुए कि अचानक से ये सब कुछ उसकी जिंदगी में कैसे हो गया। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर किम भी वहीं पर मौजूद होता है, जहाँ पर उसके फियांसे उसके साथ शादी करने के लिए आए ही नहीं। एंड यहाँ पर किम को पता था कि अगर वो घर जाएगा तो घर वाले यहाँ पर कितने नाराज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर उसने खुद सामने से जेनी को अप्रोच किया था, उसे सच्चाई बताई थी कि उसकी फियांसे भाग चुकी है और वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन वो फिर भी शादी करना चाहता है। जेनी की भी मजबूरी होती है एंड यहाँ पर उसकी भी नीड्स होती है, जहाँ पर दोनों ने इक्वली डिसाइड कर शादी कर ही ली थी। जेनी यहाँ पर किम से कह रही होती कि माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैंने ये सर्टिफिकेट सिर्फ अपने बच्चे के लिए लिया है, तुम अपनी लाइफ में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो एंड कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा बोलकर वहाँ से तो वो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने ना अपना फोन नंबर दिया था और ना ही यहाँ पर कुछ एड्रेस दिया होता है। किम में यहाँ पर उसे रोक नहीं पाती। सब यहाँ पर देखते गुगो जो कि अपने ही होटल में आया हुआ था इंस्पेक्शन के लिए और साथ साथ अपने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का डिस्कशन करने के लिए भी उस होटल का मैनेजर अपने सभी स्टाफ को वार्निंग दे देता है और अच्छे से सभी चीजें सिखा भी देता है कि प्रेसिडेंट आ रहे तो मेक श्योर करना उनके सामने छोटी सी भी गलती ना हो। एंड उनमें से एक स्टाफ यहाँ पर हमारी जेनी भी होती है। सभी स्टाफ काम पे लग जाते हैं। यहाँ पर किम की एंट्री अपने होटल में हो जाती है, जहाँ पर वो दूर से एक लड़की को देखता है एंड सोचता है कि आखिर ये मेरी न्यू वाइफ की तरह क्यों दिख रही है। हालांकि वो जेनी होती है, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है बिकॉज वो यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर काम जो कर रही थी। एंड यहाँ पर किम आ जाता है अपने प्राइवेट टेबल रूम में डिस्कशन करने के लिए एंड यहाँ पर उस रूम में सर्विंग करने के लिए जेनी आ जाती है, जिसे देखते यहाँ पर किम को 100% श्योरिटी आ जाती है कि वो तो उसकी वाइफ ही है। लेकिन जब यहाँ पर जेनी आ रही होती है तब उसकी टकरार एक एम्प्लॉय से हो जाती है, जहाँ पर जेनी उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन वो एम्प्लॉय यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। जेनी कहती कि आई एम सच्ची सॉरी, मैं अभी के अभी यहाँ पर सभी चीज़ों को जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। वो एम्प्लॉय कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर मेरी इतनी महंगे शूज़ खराब कर दी एंड तुम्हें अभी भी इन खानों की पड़ी हुई है। जेनी ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने हाथों से उस शूज को क्लीन करने वाली थी, बट तब तक वहाँ पर किम आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर उस एम्प्लॉय का बॉस तो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर लड़की कोई स्पेशल पर्सन होगी, इसलिए मिस्टर किम यहाँ पर उसकी मदद कर रहे। तो तुरंत ही यहाँ पर वो एम्प्लॉय किम से माफी मांगना शुरू कर देता है। किम कहते हैं कि माफ करना, पर तुम किसी गलत इंसान से माफी मांग रहे हो, तुम्हें माफी मुझसे नहीं बल्कि किसी और से मांगनी चाहिए। जहाँ पर वो एम्प्लॉय जेनी से भी माफ़ी मांगने लग जाता है एंड कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा, आपका शूज़ आपका ड्रेस भी। जेनी उसे मना कर देती है। किम कहने लग जाता है कि शुक्र मनाओ, मेरी वाइफ यहाँ पर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती है, वो चीज़ों को लेट को कर रही है, तो मेक श्योर करना जो तुमने गिरा है वो तुम ढंग से क्लीन करके जाओ। जेनी यहाँ पर किम से सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से यहाँ पर इतना फसाद क्रिएट हो गया। किम कहते हैं कि नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में यहाँ पर थैंक यू सॉरी नहीं चलना चाहिए। ऐसा सुनकर वहाँ से वो चली जाती है अपना आगे का काम करने के लिए। वहीं दूसरे यहाँ पर जेनी का जब काम खत्म हो जाता है तब वो उस होटल से बाहर रुकी थी, कैब का इंतजार कर रही थी और यही सोच रही थी कि उसने तो एक बार भी यहाँ पर किम से शादी करने से पहले उसके बारे में पूछा ही नहीं और उसे किम की आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है जो कि कब से इसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहते कि माफ़ करना, मैंने तो अपने आप को यहाँ पर तुम्हें इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किम कहते कि चलो तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। जेनी कहती कि नहीं, मैं जाकर सबसे पहले अपने बेटे को पिक करूँगी, उसके बाद घर चली जाऊँगी, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं स्मूथली काम कर लूँगी। किम को यहाँ पर जेनी के लिए पूरा लगने लग जाता है कि बेचारी एक सिंगल मदर है एंड सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले उठा रही है
एंड जाने से पहले यहाँ पर दोनों अपना वीचैट नंबर एक्सचेंज भी करते हैं। जेनी यहाँ पर जैसे घर पर आती है, हम यहाँ पर जी को देखते हैं जिसने घर पर यहाँ पर अपने अल्कोहल की बॉटल्स को भर कर रखा हुआ था एंड वो कम्प्लीटली ड्रंक था। जैसी वहाँ पर जेनी आती है वो उसे कहने लग जाती है कि फाइनली तुम आ ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम सालों के लिए घर छोड़कर जा रही हो, अब आ गई हो तो चुपचाप टाइम से खाना बना दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेनी यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि कल तुम कहाँ पर थे जब हमें जाकर मैरिज सर्टिफिकेट देना था। तो वो उसे कह देता है कि मैं तो काम पर था। जेनी बोलती कि अच्छा तो तुम किसी और वुमेन के घर पर थे, उसका बिस्तर बना रहे थे। एंड ये सुनते यहाँ पर जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो यहाँ पर जेनी से कहने लग जाता है कि तुम एक मामूली सी वेट्रेस हो और मैं कंपनी का अच्छा खासा एम्प्लॉय हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि सवाल जवाब करना यहाँ पर मेरे हक में है न कि तुम्हारे हक में। तुम मुझे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती। मैं ठहरा यहाँ पर वो इंसान जो कि दिन रात काम करता हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। जनी बोलने लग जाती कि तुम्हें पता भी है कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट था हमारे बच्चे के लिए। और ये सुनते यहाँ पर जी को और गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि कौन सा बच्चा? वो बच्चा जो कि मेरा कभी था ही नहीं। 6 साल पहले तुमने अपनी इनोसेंस को खो दिया है जेनी, और ऐसे भी मैं किसी और के बच्चे को अपना बच्चा क्यों ही मानूंगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वो जेनी को धक्का दे देता है एंड ये सभी चीजें जेनी ने यहाँ पर जी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर जेनी के अकॉर्डिंग वो बच्चा जी का और जेनी का है। लेकिन इस जी के कन्फेशन से जेनी कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है कि 6 साल पहले अगर उसके साथ कमरे में जी नहीं था तो आखिर और कौन था। जेनी के पॉकेट में से यहाँ पर किम का विजिटिंग कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर गुस्से में जी उस कार्ड के पर्सन के बारे में जेनी से पूछने लग जाता है। जेनी यहाँ पर कहते कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या सचमुच यहाँ पर वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हो। एनएस का जवाब देने के लिए वहाँ पर मिया आ जाती है, जिसके साथ भी यहाँ पर जी का चक्कर चल रहा होता है। मिया कहते कि खुद का दिमाग लगाओ, 6 साल पहले इतने अंधेरे में आखिर यहाँ पर जी तुम्हारे साथ क्यों नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी होगा, और अगर चलो रेडी हो भी क्या तो तुम्हें नहीं लगता इतने सालों में तुम दोनों के बीच लव नाम का तो कुछ है ही नहीं रिलेशन, तो ऐसे कैसे यहाँ पर तुम फ्यूचर सोच सकते हो। जी यहाँ पर गुस्से में कहने लग जाता है कि 6 साल पहले जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने तुमसे कहा भी था कि अपना अबॉर्शन करवा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर बच्चे को पैदा कर अपनी एक न्यू फैमिली स्टार्ट करनी थी, तो खुद ही उस फैमिली में रहो, मुझे इंक्लूड मत करो। और ये सुनते ही यहाँ पर जेनी उसे जोर का थप्पड़ मार देती है एंड यहाँ पर गुस्से में आकर जी भी उसके ऊपर हाथ उठा देता है, जहाँ पर उसे बचाने के लिए उसका बेटा ली भागते हुए आ जाता है, जिसे मिया पकड़ लेती है। जेनी तुरंत यहाँ पर ली को कमरे में जाने के लिए कहती है, बट ली यहाँ पर अपनी मम्मा को बस सेव करना चाहता था। मिया जी से कहते कि छोड़ो भी, अब जाने दो, ऐसे भी हमारा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा होगा। यहाँ पर इन गधों के टाइम बर्बाद कर कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरा हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट किम को बता रहा था कि माफ़ करेगा, हम अभी भी यहाँ पर 6 साल पहले वुमन का कोई पता नहीं लगा पा रहे। आपको बस यहाँ पर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना है और ये याद करने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कैसी दिखती थी। किम कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता अगर मुझे याद होता कि वो कैसी दिख रही थी तो हम स्केच के थ्रू ऑलरेडी कब का उसका पता लगा लिए होते। लेकिन कोई बात नहीं, खोज को जाहिर रखना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी इनजस्टिस हो। वही दूसरा जेनी होती है जो कि यहाँ पर ली को लेकर घर से निकल चुकी थी, वो भी एकदम स्नो के टाइम पर। वही दूसरा यहाँ पर जेनी कंटिन्यूसली ली को बात करने के लिए कह रही थी, बिकॉज ठंड यहाँ पर बढ़ती चली जा रही थी एंड दोनों को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर ली बेहोश हो जाता है, जहाँ पर जेनी उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है एंड तब तक वहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है, जो कि उन्हें लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चला जाता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर किम यही सोच रहा था कि आगे जेनी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा एंड यहाँ पर जेनी ली के उठने का इंतजार करते करते खुद सो गई थी। किम यहाँ पर जैसे दरवाजे पर आता है, जेनी की नींद टूट जाती है, तो वो जाकर यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगती है, बट यहाँ पर तुरंत किम जेनी के फेस पर वो निशान नोटिस कर देता है। जेनी उसे कहती भी कि वो कुछ नहीं है, लेकिन किम यहाँ पर उसे लेकर तुरंत ही डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर नर्स उसे चेक करने के लिए आती है एंड नर्स ये देखकर पता समझ जाती है कि ज़रूर जेनी को यहाँ पर किसी ने ज़ोर से पंच या थप्पड़ मारा है। और वहाँ पर किम खड़ा था तो उसे लगने लगता है कि यही उसका हस्बैंड है, तो वो चिल्ला कर यहाँ पर बुराई करना शुरू कर देती है। जेनी को यहाँ पर हंसी आ रही थी बिकॉज किम ने सब कुछ किया भी नहीं एंड किम को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। वो नर्स यहाँ पर जेनी को सजेस्ट भी कर रही होती है कि वक्त रहते डिवोर्स ले लो, वरना ये तो अपनी लाइफ खराब करेगा भी, तुम्हारी भी कर देगा।
मरहम पट्टी के बाद यहाँ पर वो लोग बाहर बैठते हैं एंड किम जेनी से उस गाँव के बारे में पूछने लग जाता है। जेनी यहाँ पर कहते कि सचमुच हमें इस टॉपिक को भुला देना चाहिए। किम कहता है कि देखो, हो सकता है कि यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे चाइल्ड के फादर ने किया हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो। मैं तुम्हें सचमुच प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंसो, बिकॉज तुम मेरी लीगल वाइफ हो एंड बेफिक्र होकर तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। जेनी यहाँ पर कहने लग जाते कि 6 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं शायद फ़िलहाल यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने में। किम कहता है कोई बात नहीं, जो हो गया उसे बात समझकर भूल जाओ। ऐसे भी अब यहाँ पर तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मायने रखता है। वही दूसरा यहाँ पर किम जेनी को भी बेड तक ले चला जाता है एंड जेनी यहाँ पर सोने लग जाती है। जिसके बाद किम यहाँ पर अपना असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड जेनी के साथ 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में पता करने के लिए कह देता है। एंड 6 साल पहले सुनने के बाद यहाँ पर किम को डाउट हो रहा था कि व्हाट इफ वो वुमन जेनी निकली तो, लेकिन उसे लगने लग जाता है कि नहीं, शायद से यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करने लगा है चीज़ों को। जेनी यहाँ पर जब कुछ समय बाद उठती है तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से किम जा चुका होगा एंड तब तक यहाँ पर ली भी हो जाता है। तो जेनी उसके पास पानी लेकर जाती है एंड दरवाजे से यहाँ पर मियाँ की फैमिली यानी कि मियाँ जी और उसके बच्चे ये सब कुछ देख लेते हैं। तो मियाँ थोड़ी ना मौका छोड़ेगी जेनी को सुनाने का, वो अंदर आ जाती है। जेनी उनसे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मियाँ उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो लोग उनके बच्चे को हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने के लाए थे और उन्हें पता नहीं था कि उनकी चिकित्सा यहाँ पर जेनी से हो जाएगी। जेनी नहीं चाहती थी कि ले यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर उनसे कहते कि हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। जी कहने लग जाता है कि बात करने के लिए रखा ही क्या है। देखो जेनी, तुमने यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी काम में लगा दी और वो पैसे अगर तुमने मेरी स्कूल फीस को पे ऑफ करने के लिए नहीं लगाए होते तो मैंने अब तक यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं दिया होता। तो फिर तुम ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर हमारा हिसाब इक्वलाइज हो चुका है, बिकॉज तुम जैसे वुमन के साथ मैं अपना फ्यूचर देखना भी नहीं चाहता। मुझे तो ये बाद में एहसास हुआ कि जिस इंसान से मैं लव करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मियाँ है और इसी के साथ मैं अपने परिवार को बस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर ली को गुस्सा आ जाता है एंड वो उन्हें अपनी मम्मा से दूर कर रहा था, जहाँ पर मियाँ जानबूझकर अपने बच्चे को बोलते कि जाओ बेटा आगे बढ़ो, उसे दिखा दो कि यहाँ पर किसकी औकात कितनी ज़्यादा है। ऐसे वो बोलती है जिसके बाद में यहाँ पर उनका बच्चा बेचारी ली को धक्का मार देता है। इतना ही नहीं, खुद मियाँ भी यहाँ पर बेचारी ली को थप्पड़ मारने जा रही थी कि उतने भी वहाँ पर किम आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। जेनी से पूछती कि तुम यहाँ, किम कहने लग जाता कि हाँ मैं नीचे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देने के लिए गया था, माफ़ करना मुझे नहीं पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ कहने लगते कि अरे वाह जेनी, घर से निकले हुए तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने इतना जल्दी अफेयर करना शुरू किया। लगता है यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस मैन के ऊपर कब कब यहाँ पर डिपेंडेंट होना बेहतर होता होगा। जी कहने लग जाता कि कोई बात नहीं मियाँ, लगता है यहाँ पर इस लड़की को जेनी का सच्चाई पता नहीं होगा। तुम्हें पता भी है कि 6 साल पहले यहाँ पर जेनी ने क्या किया था। 6 साल पहले यहाँ पर उसने ऐसे मर्द के साथ नाइट स्पेंड किया था जिसके बच्चे के साथ वो अभी यहाँ पर है। तुम सोच सकते हो ऐसे लड़की को यहाँ पर कौन यहाँ बोलेगा शादी करने के लिए। यहाँ पर किम जेनी को काम डाउन करता है एंड जी को यहाँ पर पंची मार देता है बिकॉज जी कंटिन्यूसली बकवास से किया जा रहा था और ये देखकर तो यहाँ पर ली किम का फैन बन जाता है। किम यहाँ पर तुरंत ही वहाँ के डीन को कॉल लगा लेता है एंड कहने लग जाता है कि कोई तो पेशेंट है जो कि यहाँ पर हमें और हमारे परिवार को परेशान कर रहा है। इस बात को लेकर मियाँ और जी किम का मजाक उड़ाने लग जाते कि लगता है यहाँ पर जेनी को बेस्ट पार्टनर मिला है जो कि ठीक उसकी तरह झूठ बोलना जानता है, वाहवाही करना जानता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर लोग बचाने के लिए आएंगे। एंड जैसे वो सब कुछ बोलता है वहाँ पर गार्ड्स मौजूद थे डीन के सामने जो कि आते हैं यहाँ पर जी को पकड़ लेते हैं। मियाँ कहने लग जाते कि जी ने तो कुछ किया भी नहीं है, वो यहाँ का पेशेंट है एंड हम यहाँ पर तुम्हारी सर्विस के लिए आए हैं। डीन कहता है कि देखो जो कुछ भी हो, यहाँ पर आकर दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब करना, स्पेशली मिस्टर किम की नज़रों में आना, विच मीन्स तुम लोग यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर गातों से ले जा रहे होते, जहाँ पर जाते जाते जी चिल्ला कर जाता है कि आई विश जेनी कि 6 साल पहले क्यों तो होटल में तुम्हारी मौत हो गई होती। एंड इस होटल का नाम सुनते ही यहाँ पर किम हैरान हो जाता है बिकॉज ये वही होटल होता है जिस होटल में यहाँ पर वो खुद 6 साल पहले था। किम यहाँ पर पूछने लग जाता है कि 6 साल पहले, तब यहाँ पर जेनी उससे बता रही होती है कि कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर 6 साल पहले ही सी से अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए था। उसने यहाँ पर जानबूझकर जब ये छोटा था तब उसे हर्ट करने की कोशिश की थी फिजिकली, ताकि यहाँ पर उसके सांसें रुक जाए।
ये सुनते ही यहाँ पर किम शॉक हो जाता है एंड यहाँ वो ली से कहता है कि देखो, तब तो तुम बहुत छोटे थे बट अब तुम यहाँ पर बड़े हो गए हो। अगर तुम किसी भी मुसीबत या इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचानी है। जेनी यहाँ पर किम को थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए। ली भी कहता है कि यस मम्मा, मिस्टर किम तो यहाँ पर एकदम सुपर हीरो की तरह है। क्या आप हमें यहाँ पर फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करेंगे सेम इसी तरीके से? किम कहने लग जाता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम दोनों को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूंगा। जेनी कहते कि माफ़ करना, तुम्हें यहाँ पर इतना ट्रबल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सचमुच थैंकफुल हूँ और जो कुछ भी हुआ उसके लिए। किम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर फेवर कर रहा हूँ, ये सब तो कुछ तो बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही दोस्तों यहाँ पर कुछ समय बाद डीन वहाँ पर आ जाते, जो कहने लग जाता है कि फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर पुलिस ने जी को आज से सबक सिखाया और एक कंपनसेशन है जो कि आपके हक का है। जेनी उसे लेकर यहाँ पर जीन को थैंक यू बोलने लग जाती है उसका साथ देने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग अपना पैकिंग करने लग जाते हैं बिकॉज ली को डिस्चार्ज जो मिल चुका था एंड वहाँ पर किम आ जाता है उन्हें पिक करने के लिए। जेनी किम को एक और बार थैंक यू बोलने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर किम ने उनके रहने की व्यवस्था कर ली है, यानी कि उनके रहने के लिए घर ढूंढ निकाला है। किम कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे भी वो घर मेरी फ्रेंड का ही है, वो अब्रॉड में रहता है, वो घर ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, तो तुम रह लोगे तो यहाँ पर घर का इस्तेमाल भी हो जाएगा। ली तो यहाँ पर बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड था अपने न्यू होम में जाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर घर आ जाते हैं और यहाँ पर जेनी तीनों के लिए कुक करती है, जहाँ पर तीनों एक साथ फैमिली की तरह मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। ली यहाँ पर कहने लग जाता है कि सचमुच मेरी मॉम के हाथ का खाना सबसे बेस्ट रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर इस खाने की तारीफ तो किम भी करता है। जेनी बोलते कि मक्खन लगाना बंद करो, क्यों तो घर के नॉर्मल खाने कैसे कभी बनाने के लिए आ जाएंगे। ली कहते कि आई विश कि यहाँ पर मिस्टर किम हमारे साथ हमारे घर पर रह पाते। किम कहने लग जाती कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। जेनी से पूछती कि क्या कहा तुमने। किम कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर आफ्टरनून में खाना खाने के बाद टाइम आ जाता है जहाँ पर किम उसे सारा घर दिखाने लग जाता है। जेनी उसे बोलती कि तुम्हें अभी निकलना चाहिए वरना जाते हुए रात हो जाएगी। किम कहता है कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ। जेनी यहाँ पर कहते कि इसलिए तुमने ऐसा कहा कि तुम यहाँ पर भी रह सकते हो। वो कहने लग जाते कि एक्चुअली ये घर मेरे और मेरे फ्रेंड ने मिलकर खरीदा हुआ है, हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं, अब वो है नहीं तो घर का इस्तेमाल मैं ही करता हूँ बस अकेले। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जी और मिया को, जहाँ पर जी कंटिन्यूसली जेनी के बारे में सोच रहा होता है। मिया कहते कि अब वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है तो उसके बारे में सोच कर क्या ही मतलब है। जी कहते कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मुझे इतने दिनों से इस औरत पर ऑलरेडी शक था एंड वो शक आज जाके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जब मैंने यहाँ पर उसे दूसरे मर्द के साथ देखा एंड आखिर उसे यहाँ पर इतना पावरफुल पर्सन मिल कहाँ से गया। मियाँ कहते कि अरे तुम्हें कैसे पता वो पावरफुल है, बस एक बार यहाँ पर उसने अपनी वाहवाही क्या कर ली तो मुझे लगता है कि वो हर सेक्टर में आकर उसकी मदद कर सकता है। देखो उस लड़की को तो यहाँ पर फ्री में एक बीवी और एक बच्चा मिल चुका है, लगता है यहाँ पर उसे कोई टर्मिनल इलनेस होगी। रहने दो, हमें क्या करना है, आगे जाकर वही लोग सफर करेंगे। एंड रही बात तुम्हारी सी तो तुम्हारे कंपैरिजन में तो कोई भी नहीं है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी अपने ब्रेक टाइम पे कुछ स्कूल्स को सर्च कर रही थी। उसकी कॉलिग आकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्या वापस से पढ़ाई की शुरुआत करने वाली हो। जेनी कहती कि तुम बिना बिन मतलब का मजाक करती हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर ली के लिए कुछ स्कूल्स ढूंढ रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर वो अपना स्कूल अभी से शुरू कर दे बिकॉज टाइम ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। उसकी कॉलिग कहती कि तो बड़ी अच्छी बात है एंड यहाँ पर वो उसे एक मस्त सा स्कूल सजेस्ट करती है। जेनी को भी उस स्कूल के बारे में पता होता है और वो स्कूल की तारीफ भी बहुत होती है, लेकिन बस दिक्कत ये थी कि वहाँ पर एकदम रिच किड्स आया करते। जेनी को यहाँ पर अपना बजट भी देखना है लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि यहाँ पर जहाँ भी ली पढ़ने के लिए जा रहा है वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड सेम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं मिया और जी उनके बेटे के स्कूल को लेकर। जी कहने लग जाता है कि मेरे बेटे ताओ को यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सबसे एक्सपेंसिव स्कूल उसके लिए ढूंढ रखा है। ये सुनकर तो मिया भी बहुत खुश हो जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जेनी को, जो कि रात के समय यहाँ पर टेंशन में बैठी हुई थी कि माँ कर यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है। जेनी कहते कि कुछ नहीं, बस सॉल्व हो जाएगा वो खुद ब खुद। किम कहते कि देखो यहाँ पर तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए। आई नो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ तुम्हें थोड़ा सा लाइट महसूस होगा। तब यहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाती है कि जब वो वर्क प्लेस पर थी तब उसने यहाँ पर ली के लिए कुछ स्कूल्स ढूंढे थे, जिसमें से यहाँ पर उसने ली के लिए कुछ फॉर्म सबमिट भी किए थे, लेकिन स्कूल ने यहाँ पर ली को एक्सेप्टेंस देने से मना कर दिया। किम कहता है बस इतनी सी बात, और ऐसा बोलकर वो अपने ड्रॉवर से वो स्कूल का सर्टिफिकेट बाहर निकालता है। वही स्कूल जिस स्कूल के बारे में यहाँ पर हर कोई बात करता है,
वॉशिंगटन वाला स्कूल। जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है। ली कहता है कि मैं तुम्हें ये पहले बताना चाहता था, बट मुझे लगा कि नहीं, शायद से मुझे वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी यहाँ पर ली के लिए चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा था। जेनी इतनी खुश हो जाती है कि यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है एंड उसे थैंक यू भी बोलती है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग वॉशिंगटन वाले स्कूल में चले जाते हैं, जिस स्कूल को देखते यहाँ पर ली बहुत खुश हो जाता है एंड कहने लगता है कि सचमुच यहाँ पर सांता क्लॉज ने मेरी विश को पूरी कर दिया है। तब जेनी कहते कि सांता क्लॉज नहीं, तुम्हें यहाँ पर मिस्टर किम को थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर सारा इंतजाम किया हुआ है। तब यहाँ पर ली उन्हें थैंक यू बोलने लग जाता है। किम को इतने में कॉल आ जाता है जहाँ पर वो जेनी और ली को आगे बढ़ने के लिए कहता है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ समय बाद जी, मिया और उनके बच्चे ताओ की एंट्री हो जाती है। मिया ताओ से कहते कि देखो बेटा, तुम्हारे डैड ने बहुत मेहनत कर इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवाया, तुम मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर एकदम चार चांद लगा लो। वहीं दोस्तों यहाँ पर पीछे से वो लोग जेनी को और ली को पहचान जाते। मिया कहते कि ये गरीब यहाँ पे क्या कर रही है। जी कहता कि एक पल के तो मुझे लगा कि शायद से मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन ये लड़की यहाँ पर शायद से सिर्फ साफ सफाई वाले काम के इंटरव्यू से आई रहेगी, बिकॉज यहाँ पर ली का एडमिशन हो पाना इम्पॉसिबल है। एंड दोनों चले जाते हैं यहाँ पर जेनी के साथ बदतमीजी करने के लिए। जेनी और ली यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पर जी उसे देखते पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जेनी कहती कि मैं यहाँ पर ली का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। ये सुनते यहाँ पर तो जी की चल उठती है। वो यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि मैडम भूल रही हो कि तुम यहाँ पर कोई गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आई हो, यूएस के सबसे बड़े स्कूल के ब्रांच में आई हो। तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम्हें और ली को एडमिशन मिल जाएगा? और हाँ, एडमिशन के लिए पता है ना कि पापा का होना बहुत ज़रूरी है। तब यहाँ पर ली कहने लग जाते कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरी डैडी है मेरे साथ में। एंड ये सुनकर यहाँ पर जी से कहते कि अच्छा बेटा, तुम्हारे डैडी है तुम्हारे साथ में, तुम्हें असलियत भी पता है कि तुम्हें तुम्हारे खुद के डैडी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी खुद की मॉम को कहाँ पता है कि आखिर तुम किसके बेटे हो। जेनी यहाँ पर ली से कहते कि देखो, वो जो कुछ भी है वो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में है। स्कूल में एडमिशन लेना ना लेना वो मेरी मर्जी है, तुम यहाँ पर मुझे रोकने और बोलने वाले कोई नहीं होते हो। मियाँ कहने लग रहे थे कि जेनी तुम ऐसे नहीं मानने वाली, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो लोगों को बुलाना शुरू कर देती है एंड वो ऑलमोस्ट जेनी को यहाँ पर हर्ट करने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर किम आ जाता है। एंड किम को देखकर यहाँ पर जी जेनी से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ में है तो फिर मैं क्या यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेनी कहती कि हाँ, वो मेरे साथ और वो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मुझ पर उंगली उठा सकते हो। जी तो यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाता है एंड इसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है। एंड वहाँ पर उतने में प्रिंसिपल आ जाते जो कहने लग जाते कि आखिर ये स्कूल है ना कि कोई फिश मार्केट। एंड जैसे ही वहाँ पर वो आते हैं किम को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने लग जाते हैं। जी कहते हैं कि प्रिंसिपल सर, आपको यहाँ पर ऐसे एरोगेंट डॉग्स के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड प्रिंसिपल कहते कि चुप करो, तुम कौन होते मुझे यहाँ पर सब कुछ सिखाने वाले। माना कि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ, लेकिन यहाँ पर आए गए लोग सभी को यहाँ पर उन्होंने ही भिजवाया है। अगर आज ये फाउंडेशन है स्कूल का तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर किम की वजह से है, इसलिए कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। एंड वही दूसरे यहाँ पर प्रिंसिपल किम से कहते हैं कि मुझे माफ़ करेगा, मेरे न आने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा। चलिए मैं चलकर यहाँ पर आपको पूरा स्कूल घुमा लाता हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मैं यहाँ पर जी से कहते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर जेनी की तरफ ही सब कुछ क्यों जा रहा है, उसे यहाँ पर सभी चीज़ें क्यों मिल रही है। जी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन मैं इस मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो तीनों चले जाते हैं। जी यहाँ पर प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लग जाता है। ये कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ये उसके फ्यूचर का सवाल है। प्रिंसिपल कहने लग जाते हैं कि देखिए, जब आप लोग में तमीज़ नहीं तो आप क्या अपने बच्चों को तमीज़ सिखाएंगे। एंड ऐसे भी यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टर किम को बहुत अपसेट किया है। जिसके बाद जी यहाँ पर कंटिन्यूसली किम से माफ़ी मांग रहा था। किम कहने लग जाता है कि सॉरी बॉस, तुम गलत इंसान से माफ़ी मांग रहे हो। जहाँ पर जी को तो जेनी से भी माफ़ी मांगना पड़ता है। जेनी कहते कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुमने यहाँ पर सारे बसर की शुरुआत की है और तुम एक्ट ऐसा कर रहे हो कि जैसे तुम खुद यहाँ पर विक्टिम हो। किम कहने लग जाते कि प्रिंसिपल साहब, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला देता है, जहाँ पर वो लोगों ने वहाँ से भी निकालने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मियाँ नील डाउन करके बैक करने लग जाती है, उनसे एक मौका मांगने लग जाती है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। मियाँ कहते कि प्लीज़ यहाँ पर इसमें बच्चे की क्या गलती है, हम दोनों की गलतियों के लिए हमारे बच्चे के प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब मत करिए। जी
ताओ और मिया तीनों मिलकर यहाँ पर माफ़ी मांगते। जेनी कहते कि देखो, मेरा यहाँ पर तुम लोगों से लेना देना नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर एडमिशन हो या ना हो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद किम यहाँ पर प्रिंसिपल को कह देता है कि अब ये चीज़ आपके हाथ में है। प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टाइम से सबमिट कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई प्राइवेटली मिलने के लिए नहीं आने वाला हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं सभी। मिया कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सबसे अच्छा स्कूल है, मैं चाहती कि ताओ यहाँ पर पढ़े, लेकिन लेकिन लियो और उसके परिवार की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। सी कहता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, क्या तुम भूल गई यहाँ पर इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देखना किस तरीके से यहाँ पर हमारा ताऊ उन सभी को अपना दोस्त बना लेगा। मैं भी अपनी पहचान थोड़ी और ऊपर कर लूँगा और फिर मैं देखता हूँ इन लोगों को कि आखिर कैसे ये मुझसे आँख में आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। ना मैंने इन्हें मरवा दिया तो मेरा नाम भी बदल देना। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर जेनी ली को पिक करने के लिए आती है तो वो नोटिस करती कि ली की आंखें रेड है और वो थोड़ा सा सैड नजर आ रहा है, तो वो उसे पूछती भी है, बट ली कुछ बताता नहीं। जेनी कहते कि देखो, अगर तुम्हारे किसी के भी साथ झगड़ा हुआ हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। ली कहते कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बस मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। एंड अंकल किम कहाँ पर है? जेनी कहते कि वो थोड़ा सा बिजी है ना, इसलिए आज हमें अकेले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है, जहाँ पर डिनर को फिनिश किए बिना ही वो चला जाता है अपने रूम में स्टडी करने के लिए। जेनी समझ जाती है कि ज़रा कुछ तो बात है, तो वो जाकर यहाँ पर उसे एक बार अच्छे से समझाती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास सभी चीज़ों का सोल्यूशन होता है। तब यहाँ पर लियो से बताने लग जाता है कि किस तरीके से स्कूल में यहाँ पर लोगों से चिढ़ा रहे होते कि उसके पास कोई फादर नहीं है और उसकी मम्मा ने शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि वो उसका एडमिशन स्कूल में करा सके, एंड उसके फादर मदर के बीच कोई भी रियल लव नहीं है। जेनी बोलते कह रहे, तुम बच्चों की बातों को क्यों मानते हो? मैं और अंकल किम दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, एंड अंकल किम भी तो हमारी इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी केयर करते। तो जब एक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं तो फिर तुम लोगों के वर्ड्स पर क्यों भरोसा कर रहे हो? ली यहाँ पर खुश हो जाता है एंड कहता है कि इसका मतलब ये है अंकल किम यहाँ पर स्पोर्ट्स डे पर स्कूल में आएंगे। जेनी बोलती कि मैं उनसे बात कर दूंगी, अगर वो बिजी नहीं रहे तो जरूर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जेनी खुद हेजिटेट कर रही होती है बात किम से पूछने के लिए। किम बाहर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वही वो जाकर यहाँ पर जेनी से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी और ली की बातें सुन ली थी। जेनी कहते कि माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पर ली से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो बहुत छोटा है, हम उसे प्रैक्टिकली ये दुनियादारी की चीज़ें नहीं समझा सकते। बच्चों के लिए यहाँ पर वो सब कुछ एक लव का फॉर्म होना चाहिए ताकि वो यहाँ पर हैप्पी रह सके। किम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम यहाँ पर एक रियल की कपल्स बन जाए, तो कैसा होगा? जेनी यहाँ पर नर्वस हो जाती है एंड कहती कि माफ़ करना, लेकिन अभी से लेके पहले तक मैंने यहाँ पर कभी भी तुम्हारे बारे में इनअप्रोप्रिएटली नहीं सोचा है और ना ही इस वे में सोचा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, शायद से यहाँ पर सब कुछ हमारे बीच पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहकर तो वहाँ से नर्वसनेस वो चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते टाइम किम ली से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे स्कूल से टीचर का कॉल आया था एंड उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हारे स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया। गेस करो क्या? मैं फ्री हूँ एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्कूल चल सकता हूँ। ये सुनते यहाँ पर ली बहुत खुश होता रहता है एंड कहता है कि वाह, मम्मा और अंकल अब मेरे साथ चलेंगे। किम कहता है कि अंकल, तुम्हें अब आदत डाल देनी चाहिए मुझे डैड बोलने की, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड अब तुम्हारे साथ स्कूल में जाने वाले। और ये सुनकर यहाँ पर तो ली और भी खुश हो जाता है। जेनी यहाँ पर किम को इशारे में थैंक यू बोलते हैं, ली से कहते कि देखा, अब तो हम दोनों तुम्हारे साथ चलने वाले, तो मेक श्योर करना कि तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करो बेटा। सभी लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स डे के दिन आ जाते हैं एंड जैसे यहाँ पर मिया और सी जेनी को अकेले देखते हैं, वो लोग तो यहाँ पर जेनी को बुली करना शुरू कर देते हैं। जेनी उनसे कहती भी है कि देखो, ये मेरे परिवार का मैटर है, तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं बनता। मिया कहते कि ऐसे कैसे नहीं, सभी को यहाँ पर तुम्हारा रियल साइड पता भी तो चलना चाहिए। ऐसे भी मुझे पता ही था कि एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़कर ज़रूर जाएगा। ली कहने लग जाते कि मेरे डाटा हमें छोड़कर नहीं गए, वो काम में थोड़ा सा बिजी होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो देरी से आ रहे हो। जी बोलने लग जाते कि देखो बेटा, वो तुम्हारे डैड नहीं है एंड बार बार अपने आप को फेक दिलासा देना बंद कर दो। ये सुनकर यहाँ पर ली सैड हो जाता है। वही तो सर, इतने में यहाँ पर प्रिंसिपल के पास टीचर आ जाते हैं, जो बताने लग जाते हैं कि स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। तो प्रिंसिपल दौड़ कर चले जाते हैं उन्हें ग्रीट करने के लिए। ये सब कुछ जी देखकर जी और मिया यही सोच रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है। जी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर मिस्टर जियांग होंगे। देखना, वो आएंगे और मैं कैसे उनसे अच्छे से बात करूँगा, जिसके बाद वो हमसे इम्प्रेस होकर हमारे बेटे को ये स्कूल में और आगे अच्छा एजुकेशन देंगे। मिया भी यहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो बस यहाँ पर दिखावा करने का मौका चाहिए होता है। वहाँ पर स्कूल प्लेग्राउंड में ढेर सारी कार्स आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी इम्प्रेस
और बस एक्साइटेड थे कि आखिर अंदर हो कौन सकता है। एंड जैसे ही वहाँ पर अंदर से किम बाहर निकलता है, मिया और जी के तो होश उड़ ही जाते हैं कि आखिर ये किम कैसे हो सकता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर वैंग को भी, जो कि वहाँ पर आए होते। प्रिंसिपल उन्हें थैंक यू बोलने लग जाते हैं आने के लिए। मिस्टर वैंग कहते हैं कि आपको थैंक यू मुझे नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर किम को करना चाहिए, वो यहाँ आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ तो मैं भी आ जाऊँ, क्या पता मेरी भी कुछ तारीफ हो जाए। मियाँ कहने लग जाते कि मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस स्ट्रेंज इंसान के पास इतने सारे कनेक्शंस कैसे हो सकते। सी कहता है कि मुंह बंद रखो, तुम ऑलरेडी यहाँ पर मेरी और बेइज्जती कर रखी हो। एंड यहाँ पर बाकी के पेरेंट्स होते हैं जो कि जिया और मियाँ के बारे में ही बात कर रहे थे कि दोनों एक जैसे ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दूसरी फैमिलीज की बेइज्जती करना जानते हैं। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर उनकी खुद की बेइज्जती हो जाती है। वही दूसरा कंपटीशन की शुरुआत भी हो जाती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लाइन से खड़े हो जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वो रैली वाला रेस शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे जैसे ही दौड़ते, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो यहाँ पर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ली हार नहीं मानता, वो सभी बच्चों के साथ साथ वापस से उठता है और वो लोग भागते भी है। लेकिन होता है उनमें से एक जिद्दी ताऊ, जो कि उठता ही नहीं है। वो कहता है कि रेस वापस से शुरू कराओ, मैं गिर गया इसलिए मैं यहाँ पर ये रेस को नहीं मानता। सभी के सभी उस पर चिल्लाते रह जाते, बट वो भागता नहीं है। वो इधर से यहाँ पे ली भागता है, वो अपना टेबल मम्मा को पास करता है और यहाँ से भागते हुए जनी जाते किम के पास में, और वो लोग इस रेस को जीत जाते हैं। जिसके बाद में जी यहाँ पर इन सभी चीज़ों का ब्लेम मियाँ पर डाल रहा होता है कि मियाँ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मियाँ ने यहाँ पर ताऊ को एकदम जिद्दी बना कर रखा है, उसे एकदम सर पर चढ़ा कर रखा है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो पा रहा है। तो वो उसे कहने लगते कि मुझ पर क्या चिल्ला रहे हो, तुम भी तो बच्चे पर ध्यान दे सकते हो, गिर गया तो गिर गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना हाथ पकड़ के उसे डरा सकती थी। उतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं, जहाँ पर जियन से बात करने लग जाता है। एंड उन्हें कहता है कि मैंने कल ही तो आपको गिफ्ट भिजवाया था मेरी तरफ से, मैं चाह रहा था कि आप एक बार बस मेरे बच्चे से मिल लीजिए। तो फिर यहाँ पर वो उसे ओके ओके कह देते हैं। एंड यहाँ पर ताने भी मारते कि आपका बच्चा तो बहुत बदतमीज़ है। खैर बच्चे तो यहाँ पर अपने माँ बाप से ही सीखते, ज़रूर तुम दोनों ने मिलकर इसे यहाँ पर अच्छे मैनर्स नहीं सिखाए होंगे। वही दूसरे यहाँ पर जी कहता है कि कोई बात नहीं, वो छोटा है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा। और ऐसे ये किम है कौन, सभी के सभी इस गधे के आसपास क्यों मंडराते रहते हैं। मिस्टर वैंग कहते कि खबरदार, अगर नेक्स्ट टाइम से उसे इतना डिसरिस्पेक्टफुली बुलाया तो तुम यहाँ पर उनके बारे में ना पूछो तो बेहतर होगा, बिकॉज तुम्हारी हैसियत उतनी ऊंची कभी नहीं पहुँच सकती जहाँ पर तुम उसके बारे में कभी जान भी पाओ। ये सुनकर तो यहाँ पर जी को और भी ज़्यादा बेइज्जती वाला फीलिंग आने लग जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर ली तो अपने न्यू डाटा के साथ में बहुत इंजॉय कर रहा होता है। पर दूसरी यहाँ पर जेनी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रही थी। तब यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि तुम मेरी भी फोटोज दिखा रही हो। जेनी ऐसा प्रिटेंड करते कि जैसे गलती से एक फोटो निकल गया हो। ली बोलते कि मम्मा आपकी फेस से क्या हुआ, आपका फेस टमाटर की तरह लाल हो रहा है। एंड जेनी कहते कि वो क्या है ना, मुझे गर्मी लग रही है। पर अब ये कौन बताए कि उसे यहाँ पर बहुत एम्बेरसिंग एंड शाय फील हो रहा है, इसलिए वो लाल हुए जा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर घर पर किम से मिलने के लिए डेज़ी आ जाती है। किम मुझसे पूछता है कि तुम कब अब्रॉड से वापस आई। डेज़ी बोलती कह रहे मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए बस चली आई। एंड वैसे ही वहाँ पर जेनी और ली भी आ जाते। किम कहते कि सही टाइम पर आई हो, इनसे मिलो, ये मेरा बच्चा है और ये मेरी वाइफ जेनी है। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी के होश उड़ जाते। किम यहाँ पर जेनी को भी डेज़ी से इंट्रोड्यूस करवाता है कि डेज़ी मेरे डैड की दोस्त की बेटी है। डेज़ी बोलते कि तुम शादी कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें हमारे बारे में कभी कुछ पता ही नहीं था। किम कहता है कि प्लीज़ अब वो ओल्ड स्कूल ड्रामा शुरू मत कर देना डेज़ी, मैंने शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें अपनी लिटिल सिस्टर जैसा देखा है। एंड शुरुआत से मैं तुम्हारा ख्याल सिर्फ एक छोटी बहन की तरह रखता आया हूँ, लेकिन तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा और अलग होंगी मुझे पता नहीं था। जिसके बाद डेज़ी गुस्सा होकर चली जाती है। जनी बोलती है कि रात हो रही है तो मैं उसके पीछे जाना चाहिए। किम मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ गार्ड्स होते हैं, वो उसका ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर वो लोग किम के ओरिजिनल घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। जनी यहाँ पर से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता ये एरिया बहुत एक्सपेंसिव है। किम कहते हैं कि देखो मेरी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्शन मिले, मेरी फैमिली को ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े, उनके लिए सब कुछ कन्वीनियंट हो और कंफर्टेबल हो, इससे ज़्यादा और मैं क्या चाह सकता हूँ। जहाँ पर वो लोग घर के अंदर चले जाते एंड किम ने यहाँ पर ली के लिए ऑलरेडी ढेर सारे टॉयज रखे हुए थे, जिससे यहाँ पर ली तो किम से और इम्प्रेस हो जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग ली को उसे कमरे में ले जाकर सुलाने लग जाते। सोते सोते नींद में ली यही कह रहा था कि आई विश मेरी फैमिली हमेशा एक साथ रहे। एंड बाद में यहाँ पर जैसे वो सो जाता है, जेनी और किम बाहर की ओर चले जाते हैं।
जेनी उससे पूछती है कि हम कहाँ रहेंगे। किम बोलता है कि सोच कर देखो कहाँ रह सकते हैं। जेनी समझ जाती कि दोनों यहाँ पर सेम बेडरूम शेयर करने वाले, तो वो उसे समझाना चाहती थी कि ये इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। किम बोलता है कि फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो। एनीवेज, तुम्हारा कमरा यहाँ पर ली के ठीक बाजू में है और मेरा कमरा तुम्हारे बाजू में है। कुछ हो तो मुझे तुरंत ही आवाज दे देना। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर जाने लगते हैं। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि कंटिन्यूसली ड्रिंक किया जा रही थी, बिकॉज यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि किम की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर स्टाफ से कहने लग जाते कि तुरंत पता लगा कि आखिर वो लड़की उसे कहाँ कैसे मिली और यहाँ पर उनकी शादी कब हुई, कैसे हुई, सारी के सारी डिटेल्स मिल चाहिए, बच्चे के नाम से ले तक सभी चीज़ों की। एंड डेजी यहाँ पर नेक्स्ट डे चली जाती है जेनी से मिलने के लिए, बिकॉज अब डेजी के अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। बिकॉज डेजी के अकॉर्डिंग जेनी का यहाँ पर डिवोर्स हो चुका है एंड वो उसका सेकंड हस्बैंड किम है, जहाँ पर बच्चा भी उनका खुद का नहीं है। तो फिर यहाँ पर जेनी किसी भी बात पर घमंड नहीं दिखा सकती या फिर ऐसा नहीं जता सकती कि जैसे ये सब कुछ वो डिजर्व करती हो। दरवाजा जैसे ही खुलता है वो जेनी से बड़े प्यार से बात करती है एंड बताती कि मैं तुमसे अर्ली से मिलने आई हूँ। जेनी उसे बड़े प्यार से अंदर आने भी देती है। अब डेजी को पता नहीं था कि किम भी वहीं पर होता है। वो उससे कहने लग जाती कि कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं तो बस यहाँ पर तुम सबसे मिलने के लिए आई हूँ। ली यहाँ पर उसे आंटी कहकर बुला रहा था एंड बताता कि उसके डैड ने उसे आंटी कहने के लिए बुला है। तो वहाँ पर डेजी उसे उसका गिफ्ट देती है एंड यहाँ पर ली से पानी मांगती है। जिसके बाद यहाँ पर ली पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है एंड किम भी कुछ काम से चाहता है। इतने में यहाँ पर वो जेनी से कहते हैं कि क्या प्लीज तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ फ्रूट्स कर करके ला सकती हो। जेनी यहाँ पर अंदर की ओर जाती है। जब ली बाहर आता है पानी लेकर, जानबूझकर डेजी उस पानी को नीचे फेंक देती है एंड कांच के टुकड़ों पर खुद का हाथ रखकर सारा ब्लेम यहाँ पर ली पर लगा देती है कि एज इफ यहाँ पर ली ने जानबूझकर उसे धक्का मारा है, वो उसे हेट करता है। जेनी और किम वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी बताने लग जाती है कि शायद से यहाँ पर ली मुझे हेट करता है इसलिए उसने सब कुछ किया, बट प्लीज उसे डांटना नहीं। ली कहता है कि मम्मा मैंने सच में ये सब कुछ नहीं किया। जेनी भी किम से कहती है कि ली ने आज तक झूठ नहीं बोला और ना ही वो कभी झूठ बोलेगा, मुझे ली पर पूरा भरोसा है। किम भी कह देता है कि देखो जेनी सही कह रही है, ली झूठ नहीं बोल सकता। डेजी कहती कि ये क्या, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा? तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? किम बोलता कि देखो मुझे जेनी पर जरूर भरोसा है, वो झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तो डेजी कहती कि देखना किम तुम बहुत रिग्रेट करोगे एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर किम को थैंक यू बोलता है उस पर भरोसा करने के लिए। किम भी यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम सबसे बेस्ट सन हो और सबसे अच्छे बच्चे भी। पर दूसरे यहाँ पर कुछ दिनों बाद जेनी को डी से मिलने के लिए बुलाती है एंड उस दिन के लिए माफ़ी मांगने लग जाती है। साथ साथ कहती कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम मेरी मदद करो ताकि मैं किम से भी माफ़ी मांग पाऊँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि लाइफ टाइम यहाँ पर किम मुझसे उदास रहे एंड मुझे गलत समझे। जेनी उसे कहती कि देखो वो तुम्हारे एंड किम के बीच का रिलेशन है, तुम दोनों एक दूसरे को मुझसे पहले जानते हो, तो शायद से तुम अगर उससे जाके बात करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें मैं यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहती। ये सुनते यहाँ पर डेजी कहती कि अच्छा तो तुम्हें ये पता है कि किम किससे लव करता है? जेनी कहती कि सॉरी मैं कुछ समझी नहीं। डेजी बोलती कि हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, 6 साल पहले यहाँ पर मेरे भाई को उसके लव ऑफ द लाइफ मिल चुकी थी एंड अब जब वो वापस आने वाली है तो बच के रहना, क्योंकि उसके आने पर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ से जाना पड़ेगा। जेनी यहाँ पर डेजी से क्लियरली कह देती कि देखो वह सब कुछ मेरे घर का मैटर है, मेरी फैमिली का मैटर है, घर छोड़ना ना छोड़ना वो मेरे ऊपर है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी घर जाकर कंटिन्यूसली डेजी की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। ली भी उसे पूछता है कि मम्मा आपको क्या हो गया, आप तो कुछ बात ही नहीं कर रही हो, आप कंटिन्यूसली कुछ सोचे जा रही हो। जेनी यहाँ पर कहती कि कुछ नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। वही कुछ समय में यहाँ पर किम को रियलाइज होता है कि शायद से यहाँ पर जेनी कुछ ज़्यादा ही जल्दी सुबह निकल जाती है वर्क के लिए एंड बहुत लेट आती है। इनफैक्ट यहाँ पर वो ढंग से बात भी नहीं कर पाती एंड एक मिनट यहाँ पर वो उसे लगेज के साथ पकड़ लेता है। तब जेनी बहाना मारती कि वो एक्चुअली होटल कुछ ज़्यादा ही दूर है एंड वहाँ पास में ही एक पीजी है जहाँ पर मैं ली के साथ रह लूँगी। किम कहने लग जाता है कि मैं ली नहीं हूँ जिसके साथ तुम ऐसे झूठ बोलकर मुझे अपनी बातों में फंसा सकती हो, आखिर ऐसे कौन सी बात है जो कि तुम मुझे छुपा रही हो। एंड यहाँ पर फिर से रियलाइज़ होता है वो 6 साल पहले वाली बात शायद से यहाँ पर जेनी को पता चल चुकी होगी। तो वो उसे शांति से बेडरूम में लेकर जाता है एंड उसे समझाता है कि वो रात मुझसे गलती हुई थी, जहाँ मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ को कोई भी ठेस पहुँचे, इसलिए मैं बस उस लड़की को ढूंढ कर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो मुझे नहीं मिल रही उसके बाद मुझे तुम मिली है
एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पर धीरे धीरे तुमसे रियल लव करने लग गया हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, बट तब तक यहाँ पर ट्रबल मेकर यानी कि ली आ जाता है, जहाँ पर दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। ली रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो मम्मा डैडा के बीच में सोना चाहता है, तो उन्हें यहाँ पर ली को परमिशन देनी ही पड़ती है। वही दूसरे यहाँ पर ली के सो जाने के बाद वो लोग बाहर जाकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तो किम यहाँ पर उसे बता रहा था कि किस तरीके से वो अपने एक बिजनेस मीटिंग में था, जहाँ पर उसे कुछ एनिमीज भी थे, यानी कि वो कॉम्पिटिटर्स जिसने उसके ड्रिंक्स के साथ छेड़खानी की थी। एंड वो यहाँ पर एक अनजान रूम में चला गया था और उसने एक अननोन वुमन के साथ में नाइट स्पेंड की थी, जिसके बाद से वो हमेशा से उसे ढूंढता है ताकि वो यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। वो कभी उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाया, लेकिन जब यहाँ पर जेनी उसकी लाइफ में आई तब उसे परिवार का एहसास हुआ, उसे फीलिंग्स का एहसास हुआ। जेनी आप उससे पूछने लग जाती है कि व्हाट इफ अ वुमन आगे जाकर फ्यूचर में वापस आ गई तो। किम कहते कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मेरी परिवार हो, तुम मेरा फैमिली हो, तुम्हें छोड़कर जाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लिखा है। एंड वहाँ से दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर मॉर्निंग होती है दोनों की मॉर्निंग किस शुरू हो जाती है। एंड इस किस को यहाँ पर छुपके से ली देख रहा होता है। वो कहने लग जाता है कि आप दोनों तो हर बार एक दूसरे को किस करते हो, बट मुझे नहीं करते। एंड दोनों यहाँ पर सिर्फ मिलकर किस करने लग जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे से आ जाती है, घर पर जाती है, यहाँ पर जेनी के बारे में बुराई करने लग जाती है। वो किम को समझा रही थी कि किस तरीके से जेनी यहाँ पर तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वो एक नॉर्मल सी वेट्रेस है, उसका खुद का एक बच्चा है, वो डिवोर्सी है, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए परफेक्ट वुमन है। किम कहने लग जाता है कि जितनी बुराई तुमने यहाँ पर जेनी की है, तुमने आज उतनी बेइज्जती यहाँ पर मेरी कर रखी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड समय रहते यहाँ पर तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैंने कभी तुमसे लव नहीं किया और ना ही फ्यूचर में तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से मैं यहाँ पर तुम्हें बहन मानता था, तुमने आज उस रिश्ते को भी कम्प्लीटली खराब करके रख दिया है। वही दोस्तों यहाँ पर आज रात को दिल्ली अपने बेडरूम में सो गया था, जिसके बाद में जो येस्टरडे वाली नाइट की चीज अधूरी रह चुकी थी वो आज यहाँ पर इस नाइट को कंप्लीट हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे की कुछ ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड नाइट स्पेंड कर लेते हैं साथ में। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रात को जेनी को, जो कि यहाँ पर अपना स्टडी कर रही थी, यानी कि वो ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, उससे डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर आते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग इवेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर किम की प्लानिंग होती है, जहाँ पर वो इनडायरेक्टली मिस्टर शाई को जेनी से मिलवाना चाहता था। मिस्टर शायद जैसे यहाँ पर किम को इस इवेंट में देखते वो बहुत खुश हो जाते। वो कहते कि सचमुच ये तो मेरे भाग्य की बात है कि तुम मेरे इवेंट में आ गए, वरना तुम किसी इवेंट में जाओ ये चीज़ सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किम यहाँ पर उससे ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बात करने लग जाता है। तब यहाँ पर शायद कहता है कि हमें किसी इंसान से पूछ लेना चाहिए इस बारे में। किम कहता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर आजकल के यंगस्टर्स जानते, क्यों ना हम यहाँ पर आसपास से लोगों से ही पूछ कर देखें। वहाँ से ही जेनी जानबूझकर जा रही होती है, तो फिर यहाँ पर मिस्टर शाय उसे रोककर उसे पूछने लग जाते हैं उसका ओपिनियन। एंड जेनी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें अपना आइडिया, उन्हें अपना एक्सप्लेनेशन और ओपिनियन बताने लग जाती है। एंड ये सब कुछ वो लोग जानबूझकर करते हैं बिकॉज जेनी को पता था कि कोई भी अगर ये जानेगा कि जेनी यहाँ पर किम की वाइफ है तो वो उसे अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा, बिना उसकी बात सुने सीधा यहाँ पर उसमें ट्रस्ट कर लेगा। लेकिन जेनी चाहती है कि यहाँ पर उसकी एबिलिटी के बारे में सभी को पता चले। वो खुद जानना चाहती कि क्या उसके ओपिनियन मैटर करते हैं एंड जो वो सोच रही है वो सही है या फिर नहीं। एंड वो चीज़ यहाँ पर एक ऑनेस्ट पर्सन ही बता सकता है, जैसे जेनी के बारे में कुछ पता हो ही ना। एंड ठीक वहाँ पर वैसा ही होता है। एंड यहाँ पर तो मिस्टर शाय जेनी से प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं एंड सभी के सामने उस चीज़ को प्रैक्टिकली टेस्ट एंड ट्राई करके भी देखते हैं। उन्हें यहाँ पर ये चीज़ इतनी पसंद आती है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं जेनी के साथ वर्क करने के लिए। वही दूसरे उतने में यहाँ पर आ जाता है सी, जो कि अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन जैसे वो किम को देखता है वो अपने बोलते बंद कर देता है। एंड वो दूर खड़े जेनी और किम को देखकर ये रियलाइज़ कर रहा था कि ये सब कुछ होने के बाद जेनी यहाँ पर कितनी ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, एंड स्पेशली जी को छोड़ने के बाद। इसके बाद में यहाँ पर वो चला जाता है कंपनी में, बिकॉज उसे पता चल चुका था कि जेनी मिस्टर शाय के साथ यहाँ पर वर्क करने के लिए आने वाली है। एंड उसे अपने कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के बारे में बड़े अच्छे से पता होता है, स्पेशली रिसेप्शनिस्ट। उसे पता था कि रिसेप्शनिस्ट का जो भी सीक्रेट क्यों न बता दे, उसके पेट में बात पची नहीं है। अगर कोई चीज़ उसे पता है तो पूरे ऑफिस को विद इन सेकेंड्स पता चल जाएगी। इन शॉर्ट वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ब्रॉडकास्ट वाली चीज़ है। तो फिर यहाँ पर वो जेनी के बारे में जानबूझकर उससे बुराई करता है। अब रिसेप्शनिस्ट प्रॉमिस तो करती है, लेकिन उसे उसका खुद का नेचर भी पता है कि वो बातें मन में रख नहीं पाती। एंड यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर करता था कि जेनी आए एंड उसकी बेइज्जती हो जाए।
एंड जैसे यहाँ पर जेनी कंपनी में आती है उससे अपने बारे में रूमर्स सुनना शुरू हो जाते हैं। मैनेजर वहाँ पर आकर अपनी न्यू लीडर जेनी से सभी को मिला रहे होते हैं। एंड ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा ही फोमो फील हो रहा था, यानी कि बहुत जेलस फील हो रहा था और लेफ्ट आउट फील हो रहा था। जेनी यहाँ पर अपना वर्क कंटिन्यू करती है, बट जी नहीं चाहता था कि वो किसी भी हालत में जेनी से हारे, इसलिए यहाँ पर वो मैनेजर के पास चला जाता है स्पेशल गिफ्ट लेकर, जो कि गोल्ड का बार होता है, क्योंकि वो यहाँ पर जेनी से हारना नहीं चाहता। जिसके बाद में यहाँ पर बाहर आकर मैनेजर अनाउंस कर देते कि वो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जी को। ये सुनते ही ऑलमोस्ट सभी के सभी ऑफिस वाले मनी मन डिसएग्री कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि जी के पास इतने अच्छे स्किल्स नहीं है, लेकिन मैनेजर को रिश्वत जो मिली है वो थोड़ी ना उनकी बातें सुनेगा। मीटिंग की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है एंड मैनेजर यहाँ पर सभी को से इंट्रोड्यूस करवाता है। उस मीटिंग में यहाँ पर बाकी के भी लोग मौजूद थे एंड यहाँ पर जी अपने आप को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, लेकिन उसे फिर पता चलता है कि कंटेंट कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल का और वही काम नहीं कर पाएगा। मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो इंटरनेशनल पार्टीज थी जिनके पास इतना वक्त खराब नहीं है जो कि वो लोग वेस्ट करेंगे, तो वो लोग ऑफलाइन मोड पर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जेनी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। इनफैक्ट जेनी से तो यहाँ पर वो लोग बहुत इम्प्रेस भी हो जाते हैं। एंड जैसे ही मिस्टर शाय को ये सब कुछ पता चलता है वो जी और मैनेजर दोनों पर चिल्लाने लग जाते हैं, बिकॉज अगर आज जेनी नहीं होती तो उनकी इस गलती की वजह से आज यहाँ पर उनके हाथों से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कब का निकल गया होता। वहीं दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शाय आते हैं एंड सभी को इस बारे में बताने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि मैनेजर ने जानबूझकर अनएथिकल वे यूज़ किया चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इसलिए उन्हें तो निकाल दिया जाता है। जी को भी आखिरी वार्निंग दी जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जेनी को न्यू रिक्रूटर बना दिया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जेनी की बातों को फॉलो करेंगे एंड जैसा जेनी चाहेगी वहाँ पर ठीक वैसा ही होगा। वही दूसरा जेनी जब नीचे उतरती है तब किम का उसे कॉल आ जाता है, जो कि उसे पिक करने के लिए आ रहा था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जी को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर जोर जोर से जेनी और किम का नाम चिल्ला रहा होता है। वैसे यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें सुन लेते हैं, समझ जाते कि उससे उसका साथी मिल चुका है, यानी कि वो एनिमी जिसके एनिमी सेम हो, विच मीन्स ये लोग अब यहाँ पर दोस्त बन जाएंगे एंड अपना अलायंस बनकर उन्हें सबक सिखाएंगे। यहाँ पर उसे सभी की सभी बातें बता देता है। वही दूसरे यहाँ पर डीसी भी तुरंत ही प्लानिंग कर लेती है और उसे सभी बातें बता देती है कि ऐसे किस तरीके से वो लोग मिलकर यहाँ पर एक दूसरे का साथ देंगे। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी के एनुअल इवेंट को, जहाँ पर जेनी उन सभी का मेन प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने वाली होती है। जेनी यहाँ पर स्टेज पे जाते हैं, सभी को प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जी किसी को कॉल लगाता है एंड बताने लग जाता है कि सब कुछ सेट हो चुका है। एंड जैसे जेनी यहाँ पर अपना स्क्रीन लैपटॉप से कनेक्ट करती है उसके सभी डेटास ऑन द स्पॉट ब्लैंक हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब यहाँ पर हमारे एनुअल इवेंट का मतलब ही नहीं है अगर हमारे मेन प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हो रही है तो। लेकिन जेनी यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट के बिना भी सभी चीज़ों को हैंडल कर लेती है, जिस चीज़ों को देखकर यहाँ पर जी का गुस्सा और बढ़ जाता है कि आखिर ये हर टाइम अपने आप को ऐसे कैसे प्रिपेयर कर सकती है। और वो चला जाता है यहाँ पर डेजी से कंप्लेन करने के लिए कि छोटी मोटी चीज़ें करके यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो लोग दूसरी मीटिंग के लिए गए होते हैं, जहाँ पर जी जानबूझकर उसे एक अगले रूम में लेकर आ जाता है और बताने लग जाता है कि हमें कुछ तो काम करना होगा एक दूसरे ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर। जेनी कहती कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही एंड मौका देखते यहाँ पर वो से कुछ अजीब सा मेडिसिन पिलाने लग जाता है। जेनी समझ जाती कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था कि वो उसकी रेपुटेशन को डाउन कर सके। जेनी को यहाँ पर डिजीनेस सा फील होने लग जाता है, उसे खुद यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एंड वही दोस्तों यहाँ पर होता है जी, जो कि उसे कह रहा था कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, देखना अब कुछ समय में यहाँ पर सभी के सभी लोग आ जाएंगे और जैसे मैं उनको बताऊंगा कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, तुम्हारी रेपुटेशन की तो धज्जियाँ हो जाएगी। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर जी उन सभी को बताने लग जाता है कि किस तरीके से जेनी अभी भी यहाँ पर उसे लव करती है, शादी खत्म होने के बाद भी उसी के साथ रहना चाहती है और यहाँ पर वो उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी। लेकिन वो तो जी था जो कि उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जी का तो यहाँ पर पोपट हो जाता है, बिकॉज जेनी यहाँ पर टेप रिकॉर्डर बाहर निकालती है एंड सभी को सुनाने लग जाती है एंड बताती कि मैंने शुरुआत से जी पर कभी ट्रस्ट किया नहीं है। अगर आज यहाँ पर CCTV फुटेज या मेरे पास ये टेप रिकॉर्डर नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर ये इंसान नीचे गिरने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। तब तक वहाँ पर किम आ जाता है एंड जी को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। किम तुरंत ही जेनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है एंड यहाँ पर जेनी किम को थैंक यू बोल रही होती है एक बार फिर से सेव करने के लिए। किम कहता है कि अरे
लगता है अब तक तुमने मुझे अपना हस्बैंड माना नहीं है, इसलिए तुम बार बार मुझे यहाँ पर सॉरी थैंक यू बोलती रहती हो। तब तक वहाँ पर ऑफिस से एक पर्सन आ जाता है जो कि जेनी को कंग्रेचुलेट कर रहा था कि जेनी की न्यू प्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पर उनकी ग्रुप एज ए न्यू अलायंस सिलेक्ट हो चुकी है एंड सारा का सारा श्रेय जेनी को जाता है। जेनी भी यहाँ पर खुश हो जाती कि उन्हें वो प्रोजेक्ट फाइनली मिल चुका है। इसके बाद में यहाँ पर किम ने जेनी के लिए खुद से लंच बनाया होता है, पर जेनी जैसे उसे खाती है उसे यहाँ पर कुछ वियर्ड सा फील होता है और वो बेहोश हो जाती है। तो तुरंत ही यहाँ पर उसका टेस्ट करवाया जाता है जिससे यहाँ पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जेनी यहाँ पर बहुत नर्वस हो जाता है किम को उस समय यहाँ पर पता चलता है जेनी की रियलिटी 6 साल पहले की एंड तब उन दोनों को बातें शेयर करने पर एक दूसरे के साथ पता चलता है कि उस रात सेम रूम में यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ में थे। किम को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि ली उसका खुद का बेबी है एंड वो बहुत खुश था। जेनी चाहती थी कि वो लोग पैटर्निटी टेस्ट भी करवा ले बट किम मना कर रहा था बिकॉज टेस्ट की क्या ज़रूरत है, ऐसे या वैसे ली तो उसी का बेटा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जेनी टेस्ट करवाती है जहाँ पर टेस्ट 99.9% पॉजिटिव निकलता है और वो लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ये खुशखबरी यहाँ पर ली को भी देने लग जाते कि उसके लाइफ में एक छोटी बहन या छोटा भाई आने वाला है। उसी सेम हॉस्पिटल में यहाँ पर मिया होती है जिसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और उनके पास इतनी फंडिंग थी नहीं कि जिससे यहाँ पर उसके बेटे का इलाज हो सके। एंड रही बात जी की तो उसे जेल में बंद कर दिया गया था जहाँ पर उसे 11 साल की जेल में सज़ा मिली है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को भी जहाँ पर उसके डैड उसे डिसओन कर चुके थे एंड डेजी के पास बस एक ही रास्ता बचा है जाकर यहाँ पर किम को समझाने का। वो किम के पास भी जाते हैं यहाँ पर जेनी के बारे में सभी बातें बताने लग जाती है। तो किम यहाँ पर उसके सामने सारी सच्चाई खोल कर रख देता है कि तुम जिस वाइल्ड मैन की बात कर रही हो वो वाइल्ड मैन मैं ही हूँ। ली मेरा खुद का बेटा है, अगर चाहो तो पैटर्निटी टेस्ट देख भी सकती हो एंड इसके बाद अगर आइंदा से तुम मेरे वाइफ के पास भी आई तो फिर तुम्हारी हालत भी यहाँ पर जी की तरह हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी को स्टेप बैक लेना ही पड़ता है एंड फिर हम यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बेबी बॉर्न हो चुका था एंड यहाँ पर 4 जन मिलकर अपनी फैमिली फोटो निकाल रहे होते हैं। फिर इसी के साथ ही ड्रामा इसी तरीके से हैप्पीली यहाँ पर एंड हो जाता है इसी हैप्पी फैमिली के साथ में।